property are the phenomena by which one and each one is attracted towards anyone. गुण्यते आमंत्रते बध्यते अनेन इति गुण, which attracts, which invites, and which ties with each other, with anyone or with one is the गुण. जो आमंत्रण देता हो, बुलाता हो. गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वम्. शास्त्र में लिखा कि गुण दूत का कार्य करते हैं. केतकी पुष्प माघ्राय स्वयं गच्छन्ति खटपदाः. केतकी के पुष्प को देख करके, उसकी सुगंध को देख करके भ्रमर खुद ही उसकी तरफ आ जाते हैं, वह किसी को बुलाता नहीं. इसी तरह से गुण का प्रधान कार्य है आमंत्रण. गुण के कारण ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं. गुण का दूसरा काम है, बल्कि कहिए कि प्रथम काम है बांधना. आकर्षित करता है और अपने लिए अटैच कर लेता है. महागुणों की यही स्थिति है. महागुण सृष्टि में बांधने का काम करते हैं. पहले सृष्टि के तत्वों को बांधने का काम करते हैं, फिर सृष्टि तत्वों के साथ चेतना और निर्जीव सृष्टि को जन्म देती है, इसलिए बांधने का कार्य करते हैं. इसलिए मंत्री अनेन गुणा भी इसकी नियुक्ति दी गई है, और गुणिते आमंत्रिते बध्यते अनेन इति गुणा भी इसकी नियुक्ति दी गई है. गुण का प्रधान कार्य, जितना भी दर्शनों ने माना कि गुण का कार्य ही बांधने का. आयुर्वेद शास्त्र में द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य और विशेष, ये 6 पदार्थ माने गए. महर्षि चरक ने इसको दूसरे ढंग से कहा. महर्षि चरक ने कहा कि सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमात्सितम लेभिरे परमम सर्वम जीवितम चापे नित्परम. सबसे पहले क्या देखा मनुष्य ने? का सामान्यम. उसके बाद विशेष. उन्होंने द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य की बात नहीं करी, उन्होंने इसको उलट दिया. इसका मूल कारण क्या था कि हमारे यहाँ क्लिनिकली चीजें कैसे अपीयर होती हैं, किस प्रकार के लक्षणों को लेकर के रोगी हमारे पास आता है, और उन लक्षणों को जानते हुए, उन लक्षणों को देखते हुए फिर उसकी समस्त पैथोफिजियोलॉजी की तरफ ध्यान करते हुए इसकी चिकित्सा का उपक्रम करना उनका उद्देश्य था. इसलिए उन्होंने कहा कि सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च समवायम च तद्ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमास्थितम. सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, तब कर्म, तब समवाय इत्यादि. क्योंकि उनका मूल्य जो तौर तरीका था कि सबसे पहले, जैसे एक सामान्य बात कहें कि एक व्यक्ति गया, बीमार होके आया. मैंने पूछा काम क्या किया? कहा साहब जाड़े की ठंड की रात थी, मैं पार्टी में गया, शादी की पार्टी थी, बाइक चला के गया, कम कपड़े पहन के गया, थोड़ी नक्शेबाजी में गया, अच्छे से चला के गया, वहां खूब डांस किया, गर्मी लगी तो ठंडा पानी पिया, घर आए तो मैं छींकने लगा, सर्दी लगने लगी, ठंड लगने लगी. क्या किया? कहा मैंने पंखा बंद किया, कंबल ओढ़ा, अदरक इलायची की चाय पी, ठीक हो गया. इसके पहले की घटना में उसने कुछ चीजों का सेवन किया. He used something as आहार एंड विहार. लेकिन उनमें प्रधानता क्या थी? और उस रोग को दूर करने के लिए भी उसने जिन चीजों का प्रयोग किया, उसमें भी कुछ आहार और कुछ विहार थे. लेकिन इन दोनों में सामान्यता क्या थी? प्रथम में सामान्यता शैत्य की थी, गति के साथ जाना, कम कपड़े पहनना, ठंड में घूमना, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाना, डांस करने के बाद पानी पीना. और दूसरे में पंखा बंद करना, कंबल ओढ़ना, अदरक इलायची की चाय पीना, गर्म रखना, उष्ण का. तो किसका सामान्य शैत्य का सेवन किया, सामान्य शीत उत्पन्न हो गई. सामान्य उष्ण का सेवन किया, शीत खत्म हो गई. तो सामान्यम च विशेषम च किसका? का गुणान, गुणों का गुण कहाँ मिलेंगे? कहाँ? गुण द्रव्य में मिलेंगे.
क्योंकि गुणा गुणाश्रय अनोक्ता, गुण का आश्रय गुण नहीं है, तो गुण द्रव्य में मिलेंगे। और द्रव्य में तो गुण बना रहता है, लेकिन वो कार्यकारी तो नहीं होता। जैसे द्रव्य के भीतर गुण है, लेकिन गुण हर समय कार्यकारी नहीं होता। आप जाएं, औषधि की एक शीशी लेके आए हैं, अपनी जेब में रख लें, उसके भीतर उसके ठीक करने का गुण है, लेकिन जब तक प्रयोग करने पर उसकी कर्मकता नहीं प्रारंभ होगी, तब तक वह कर्मकारी नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि वह गुण जब कार्य करने लगता है तो कर्म के रूप में प्रकट होता है। एक क्रम दिया उन्होंने, सामान्यम च विशेषम च गुणानि द्रव्याणि कर्म च। सामान्य से, सामान्य आहार विहार का सेवन करने से सामान्य की वृद्धि हुई, सामान्य दोष वृद्धि हुए, सामान्य रोग उत्पन्न हुआ। उसके विशेष का आहार विहार का सेवन करने से, औषधि का सेवन करने से विशेष गुणों की उत्पत्ति हुई, उनके कारण उस रोग के, उस दोष के विशेष गुण होने के कारण उसका समन हुआ। कहा ये कहां से मिले गुण? कहा द्रव्य के भीतर थे। कहा द्रव्य के भीतर तो गुण पहले से भी पड़े हुए थे। शुंठी के भीतर उसकी उष्णता है, यष्टि मधु के भीतर उसका गुण है, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं किया जाता, वो कर्म के रूप में कार्यकारी नहीं होता, तब तक वह गुण प्रभावी नहीं होता। इसलिए कभी कभी मैं कहा करता हूं कि निश्चेष्ट कारणम गुणम और सचेष्ट गुण प्रकृतिकरम कर्म। जब वही गुण सचेष्ट होकर के प्रकट करने लगता है अपने को, अपनी जेब में पैरासीटामोल की टैबलेट रखे हुए हैं, लेकिन वह कार्यकारी नहीं होगी। लेकिन जब उसी पैरासीटामोल टैबलेट को खा लेंगे, प्रयोग करेंगे, तब एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी न हो तो वह कर्म भी प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम और कर्तव्य से क्रिया कर्म। कर्तव्य की क्रिया कर्म है। कर्तव्य क्या है? तबियत प्रत्यय लगा है। तबियत का मतलब जो करना चाहिए, जो होना चाहिए। भवितव्य, कर्तव्य, पठितव्य, जहां भी तबियत प्रत्यय लगता है उसका तात्पर्य होता है ये करना चाहिए, दैट शुड बी डन। और कर्तव्य की क्रिया ही कर्म है। कर्तव्य रूप में गुण रहता है और जब उसकी क्रिया होने लगती है, इसलिए महर्षि चरक की परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है, कर्तव्य से क्रिया कर्मम कर्मम नान्यदपेक्षते। अब हम गुणों पर आए। सबसे पहले गुणों में पहली परिभाषा तो जो इसकी निरुक्ति है कि गुण्यते आमंत्रिते अनेन इति गुण। दूसरे समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम। इसके बाद और अनेक परिभाषाएं हैं। सुश्रुत ने गुण की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी है। वीर्यम संगा गुणाएष्टो तेपि द्रव्याश्रया गुणाः रस्तेषु भवन्ते ते निर्गुणास्तु गुणास्मृता। वैशेषिक दर्शन ने लक्षणों को कहा विश्व लक्षणाः गुणाः। अगर किसी में कोई गुण न हो तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इट। जैसे सामान्य के लिए कहा गया कि सामान्य अतिवाचक शब्द है। एक गुणों का सामान्यता होना सामान्य का लक्षण है। अगर किसी में गुण नहीं, इसीलिए लिखा विश्व लक्षणाः गुणाः। जितना भी संसार में जितने भी लक्षण हैं सब गुण के आश्रित हैं। द्रव्यम गुण कर्माश्रय, योग रत्नाकर ने लिखा है कि द्रव्य गुण और कर्म का आश्रय है। गुणस्तु गुण कर्मानाश्रय है। गुण और कर्म का आश्रय नहीं है। दूसरी परिभाषा है गुणत्वम जातिमत्वम गुण सामान्यम लक्षणम। गुणत्वम जातिमत्वम, गुणत्व क्या है? जाति सूचक संज्ञा है। और गुण सामान्य लक्षणम, और ये सामान्य का लक्षण है। इसी लक्षण के आधार पर एक प्रकार के एकत्रीकृत भाव को देख करके, एक प्रकार के गुणों को देख करके हम सामान्य को देखते हैं। तो इस प्रकार से गुण किसी भी द्रव्य का, किसी भी भाव का वह लक्षण है जिसके आधार पर हम उसकी क्रियात्मकता को जानते हैं। वास्तव में गुण के द्वारा ही उसके कर्म का भी आभास होता है।
उस द्रव्य की पहचान भी उसके गुणों के कारण होती है। और द्रव्य में गुण निश्चित रूप से रहता है। यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समोह है। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है जैसे द्रव्य तो एक है, लेकिन मैंने संस्कार कर दिए, गुणांतराधान हो गया। इस विषय में मेरा ये स्पष्ट मत है कि संस्कार करने के बाद वास्तव में द्रव्य की नाम संज्ञा वही रह जाती है, लेकिन उसके भीतर फिजियोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं और वास्तव में वह द्रव्य नहीं रहता जो इसके पहले था। जैसे एक ही धान से चावल, उससे ओदन, उससे लाजा, चरपट, चिवड़ा, सभी चीजें बनती हैं संस्कार के अनुसार। लेकिन संस्कार करने के बाद अगर कोई यह कहे कि वो वही चावल है जो कच्चा पड़ा हुआ था, वही भात भी है, तो उसके भीतर उसकी रचना में और उसकी क्रिया में दोनों में परिवर्तन आ गया है, उसके गुणत्व में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि उसकी संरचना में परिवर्तन आया है। इसलिए मेरा ये दृढ़ विश्वास है तो परिवर्तन किए बिना गुणत्व का परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में द्रव्यत्व ही उसका बदल जाता है और उसकी जातित्व में परिवर्तन हो जाता है। चावल चावल है, भात भात है, लाजा लाजा है, चरपट चरपट है, कच्चा आम है, पका आम है। दोनों के बीच में गुणत्व का एक अंतर है जो संस्कारों के द्वारा किया जाता है। कच्ची दाल है, पकी दाल है, अरहर की दाल है, उड़द की दाल है। दाल सामान्यत्व होने से दाल के गुणों का सामान्यत्व होगा, लेकिन जब उसके बीच में परापर भेद किया जाएगा तो कच्ची दाल पक्की दाल से अलग सिद्ध होगी। उड़द की दाल अरहर की दाल से, मूंग की दाल से अलग सिद्ध होगी, क्योंकि उसके भीतर निश्चित रूप से कहीं न कहीं संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हुआ हो या संस्कारों के द्वारा किया गया हो। बिना द्रव्यत्व के परिवर्तन के लिए ये गुणों का परिवर्तन नहीं होता, ये निश्चित है। इसीलिए ये बिल्कुल सत्य है कि समवाय संबंध से रहता है, द्रव्य के साथ उसका गुण रहता है। अगर वह गुण नष्ट हुआ तो समझ लीजिए उसका द्रव्यत्व नष्ट हो गया है। परमाणु की परिभाषा विज्ञान में यही कही जाती है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस द्रव्य के समस्त गुण कर्म विद्यमान हो। एक एटम भी अगर आयरन का है तो आयरन की वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा जो आयरन शो करेगा। किसी यौगिक का मॉलिक्यूल वह अंतिम विभाज्य है, जो भी गुण वह मॉलिक्यूल वो यौगिक शो करेगा, उसका वह मॉलिक्यूल वो समस्त गुण धर्म शो करेगा। लेकिन अगर उसके बाद परिवर्तन कर दिया जाए तो वह यौगिक नहीं रहेगा, इसलिए उसका गुण धर्म नहीं रहेगा। इसलिए निश्चित रूप से द्रव्यत्व के परिवर्तन के बिना गुण का परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए समवाय संबंध से द्रव्य के भीतर गुण होता है। हम संस्कारों के द्वारा उसके द्रव्यत्व को कुछ अंशों में परिवर्तित कर देते हैं और अपने अनुकूल गुण बना लेते हैं। ये सामान्य रूप से हम कहते हैं कि यह आम ही तो है, ये कच्चा भी है, पका भी है, ये उसका कम पका भाग है, ये सड़ा भाग है, लेकिन वास्तव में द्रव्यत्व का परिवर्तन तीनों में हो जाता है। महर्षि कणाद के अनुसार गुण वह है जो द्रव्य में आश्रित है, गुण रहित है, कर्म रहित या कर्म से भिन्न हो और स्व समान गुणांतर की उत्पत्ति में कारण हो, अपने समान दूसरे गुण की उत्पत्ति में कारण हो। नागार्जुन ने विश्व लक्षणा गुण माना है। कारिकावली में गुण को द्रव्याश्रित, निर्गुण और निष्क्रिय माना गया है। चरक ने गुण को समवायी कारण माना है, जबकि वैशेषिक में समवायी कारण नहीं माना गया है। योग रत्नाकर के अनुसार गुण द्रव्य के आश्रित है, निर्गुण एवं संयोग विभाग से कारण नहीं होता। उन्होंने कहा कि संयोग विभाग में कारण द्रव्य होता है, द्रव्य संयोग विभाग में कारण होता है, गुण संयोग विभाग में कारण नहीं होता। चरक ने निर्गुण या अगुणवान बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि गुण गुण का आश्रय नहीं है, इसलिए रस गुणवान से गुण का गुण न समझ करके द्रव्य का गुण समझना चाहिए। स्पष्ट है कि चरक ने कहा कि गुण गुण का आश्रय नहीं होता। कई बार कहा गया है कि द्रव्य भी एक क्षण के लिए निर्गुण होता है। इसी परिभाषा को
संतुष्ट करने के लिए, इसमें कोई भी दोष न रह जाए, चरक ने लिखा कि यत्र असिता कर्म गुणाः कारणम समवायियत, इस तरह से करके परिभाषा को पूर्ण किया है। अब प्रशस्त पाद ने गुणत्व जाति वाले को गुण कहा है, जिसमें गुणत्व हो, यानी उन्होंने एक ऐसे जातित्व भाव की उत्पत्ति की जिसको कहा गुणत्व, और गुणत्व रखने वाला, जैसे मनुष्यत्व रखने वाला मनुष्य, पशुत्व रखने वाला पशुत्व, इसी प्रकार से गुणत्व रखने वाला गुण होता है। गुणों की संख्या, अनेक गुण शास्त्रों ने अपने अनुसार गुणों की संख्या बताई है, उनके विभिन्न संख्याओं का आकलन है, लेकिन सबसे अच्छी और सबसे कॉम्पैक्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो वर्गीकरण किया गया है महर्षि चरक के द्वारा, उन्होंने कहा कि 41 सार्था गुरुवायो बुद्धि प्रयत्नांत परादय, स अर्थ अर्थात इंद्रियों के गुण, इनको वैशेषिक गुण भी कहा गया है क्योंकि किसी इंद्रिय की विशेषता है, और पंच महाभूतों के प्रधान गुण होने के कारण भी वैशेषिक कहा गया है, और कुछ लोग कहते हैं कि दर्शनों में वैशेषिक दर्शन के द्वारा वर्णित होने के कारण वैशेषिक है। ये हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इसी प्रकार ये प्रत्येक महाभूत के गुण हैं, और इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के भी गुण हैं, जैसे आकाश महाभूत का शब्द आदि, पृथ्वी का गुण गंध। अब गुरुवादयो, गुरुवादि गुण, गुरुवाद गुण संख्या में 20 हैं। गुरु मंद हिमी स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिर गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्या, इन्हें सामान्य गुण भी कहा गया है। कविराज गंगाधर ने इन्हें शारीरिक गुण कहा है। शारीर गुण, ये गुण पृथ्व्यादि पंच महाभूतों में सामान्यतया रहते हैं, इसलिए इन्हें सामान्य गुण या द्रव्य गुण भी कहा गया है। तो सामान्य गुण, शारीर गुण या द्रव्यों के गुण, ये हैं गुरु। मंद, गुरु का विपरीत लघु, मंद का तीक्ष्ण, शीत का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, स्थिर का खर, मृदु का कठिन, विशद का पिछिल, श्लक्ष्ण का खर, सूक्ष्म का स्थूल, सांद्र का द्रव, इनको सामान्य गुण कहा गया है, शारीर गुण कहा गया है। शारीर गुण कविराज गंगाधर राय ने कहा है। कविराज गंगाधर राय जी को जानते हैं? इनकी टीका लिखी हुई है चरक संहिता पर, जिसका नाम है जल्प कल्प तरु। जल्प करने वाले विद्वानों के लिए कल्पतरु के समान जो है वो टीका इनकी कही गई है, जल्प कल्प तरु टीका। अब ये जो 20 गुण है, इनके बारे में एक बड़ी अच्छी और नवीन बात हेमाद्रि जी ने अपनी टीका में कही। उन्होंने कहा कि गुणों को, किसी भी द्रव्य के गुणों को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरे उसकी जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी प्रॉपर्टी तो देखते ही हैं, उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से जैसे लघु, तो लघु का मतलब तात्पर्य है कि जो अपने तौल में, गुरुत्व में लघुता हो, जिसमें जैसे रुई लघु होती है, लोहा गुरु होता है। इसी प्रकार से उन्होंने अनेक गुणों को कहा कि वह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसका भौतिक गुण हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको चिकित्सा में इन गुणों की इनके भौतिक गुणों को न देख करके इनके चिकित्सकीय गुणों को ध्यान में रखना है। चिकित्सकीय गुणों को, जैसे फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यश गौरवे शक्ति, जिसके प्रयोग करने पर शरीर में गुरुता उत्पन्न हो, हमारे लिए वह गुरु द्रव्य है। यश लाघवे शक्ति, इसके प्रयोग करने पर शरीर में लघुता उत्पन्न हो, वह लघु गुण है। इसी प्रकार जिसके प्रयोग करने पर शरीर में शैत्य की उत्पत्ति हो,
वह शीत गुण है, जिसके प्रयोग करने पर शरीर में उष्णता हो, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाए, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए, शरीर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, वह उष्ण गुण है। जिसके प्रयोग करने पर शरीर में स्निग्धता उत्पन्न हो, शरीर की रुक्षता समाप्त हो, वह स्निग्ध गुण वाला द्रव्य है। जिसमें प्रयोग करने पर शरीर में रुक्षता उत्पन्न हो जाए, शरीर में शोषण की प्रवृत्ति बन जाए, रूखा हो जाए, वह रुक्ष गुण वाला है। जिसके प्रयोग करने पर शरीर के भीतर जितने भी प्रकार के चैनल्स हैं उनमें एक्सचेंज की गति मंद हो जाए, चाहे वो सेलुलर लेवल पर हो और चाहे स्थूल लेवल पर हो। ऐसे भी जो भी द्रव्य हैं जिनके प्रयोग करने पर शरीर में इस प्रकार की गति बढ़ जाती है, वो मंद गुण कहे गए। इसी प्रकार से तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर का सर, मृदु का कठिन, विशद का पिछिल, श्लक्ष्ण का खर, सूक्ष्म का स्थूल, सांद्र का द्रव। सामान्य रूप से इनके गुणों को विशेष रूप से परिभाषित करके बताते चलेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में देखा जाए तो गुरु से तात्पर्य है वह द्रव्य जो जिसमें गुरुत्व अधिक हो, जिसका भार अधिक हो। फार्माकोलॉजिकली गुरु वह गुण है जिसके प्रयोग करने पर शरीर में गुरुता उत्पन्न हो, जिसमें प्रयोग किया जाए उसमें गुरुता उत्पन्न हो। लघु से तात्पर्य फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण है कि जो स्वयं लघु हो, जिसका वजन कम हो, जिसमें गुरुत्व कम हो। फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में इसका तात्पर्य है कि जिसके प्रयोग करने पर शरीर में लघुता उत्पन्न हो, शरीर की गुरुता घटे। ऐसे वह समस्त तत्व जिनके कारण शरीर में गुरुता उत्पन्न हो रही है उसका विघटन होकर के हट सके और शरीर में लघुता उत्पन्न हो। शीत से तात्पर्य है ऐसे द्रव्य फिजिकली जो शीतल हो, ठंडे हो। लेकिन फार्माकोलॉजिकली इस प्रॉपर्टी से तात्पर्य है कि जिसके प्रयोग करने पर शरीर में शैत्य गुणों की वृद्धि हो और शैत्य गुणों से होने वाले उन समस्त भावों की वृद्धि हो जाए जिसमें शैत्य गुण कारक होता है। इसी प्रकार उष्ण गुण, जैसे शैत्य गुण कई स्थानों पर स्तंभन में कारण होता है। रक्तस्राव हो रहा हो तो दाह की आवश्यकता होती है और शीत की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर रक्त बह रहा है तो उसके लिए अंतिम उपाय सुश्रुत ने बताया है कि दाहम परमिष्यते। तो शीत गुण और उष्ण गुण दो के दोनों रक्त स्तंभन में एक शिरा संकोच के द्वारा और एक स्तंभन करने के कारण रक्तस्राव रोकने में सहायक होता है। इसी प्रकार शरीर में जितने भी प्रवाह हो रहे हैं शीत गुण के उत्पन्न होने पर उससे संबंधित समस्त गुणों की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है। यह उसके प्रभाव को रोकने वाला नहीं है। उष्ण गुण, उष्ण गुण से तात्पर्य है जो उष्ण हो, उष्ण जल, उष्ण पेय। इसी प्रकार शरीर में उष्णता उत्पन्न करने वाले द्रव्य मध्य है, शुंठी है, पंचकोल है, त्रिकटु है, इत्यादि द्रव्य हैं जिनके प्रयोग से शरीर में उष्णता की उत्पत्ति होती है, शरीर का शैत्य समाप्त होता है। स्निग्ध गुण, स्निग्ध गुण से तात्पर्य होता है जो स्निग्ध हो। कई बार ये शब्द आता है स्निग्ध और रुक्ष और स्निग्ध गुण जिससे उत्पन्न हो और श्लक्ष्ण और खर, दोनों गुणों के बीच का अंतर क्या है? क्योंकि स्निग्ध और श्लक्ष्ण और इन दोनों प्रॉपर्टीज के बीच का डिफरेंस पता करना। आपने कई बार मेघ के लिए पढ़ा कि मेघ स्नेह नहीं, और स्नेह का तात्पर्य होता है स्नेह आलिंगने। जैसे स्नेह आलिंगने होता है वैसे स्नेह आलिंगने भी होता है। स्नेह का प्रधान कर्म होता है किसी चीज को जोड़ना। जल महाभूत में स्निग्धता होती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे प्रयत्न जिनमें एक दूसरे के बीच बिना फ्रिक्शन उत्पन्न किए, बिना रगड़ उत्पन्न किए दोनों को साथ रखने की स्थिति आए तो आपको स्निग्ध गुण की आवश्यकता होती है।
इसीलिए स्नेहधन का प्रधान कार्य है जोड़ना, स्नेह का ही कार्य है जोड़ना। भौतिक रूप से आपका किसी के प्रति स्नेह होता है तो आपसे जुड़ता जाता है। जहां स्निग्ध हो और रुक्षता जहां स्नेह का अभाव हो। अब सुलक्षण भी इसी तरह का गुण है, लेकिन सुलक्षण में चिकनाई नहीं होती, लेकिन दोनों के बीच में सबसे कम फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन शब्द माने घर्षण, सबसे कम घर्षण होता है। दो सतहों के बीच में अगर सबसे कम, बिना किसी चिकनाई के, बिना किसी स्नेह के, दोनों के बीच में सबसे कम फ्रिक्शन अगर दिया जाए तो गुण की सुलक्षणता होती है। जैसे मार्बल के एक सीट के ऊपर मार्बल की बाल चलाइए, लेकिन कभी कभी हमारा विचार आता है और कुछ लोग इससे सहमत भी हैं, तो वास्तव में सुलक्षणता भी स्निग्ध गुण का ही अति है। स्निग्ध गुण जब अधिक उष्णता पाकर के संयोग कर लेता है तो सुलक्षण हो जाता है, और इसी कारण से उसमें स्नेह के तैलीय तत्व का अभाव हो जाता है। ग्रीसिंग नहीं होती, लेकिन फ्रिक्शन तब भी कम बना होता है, क्योंकि उसके अणुओं के बीच में कॉम्पैक्टनेस रहती है, जिसके कारण स्थान होने के कारण वहां खरता नहीं उत्पन्न होती। किसी रोगी में देखना हो तो स्निग्ध और रुक्ष, ये आप आंख से भी देख के कर सकते हैं और छू के भी देख सकते हैं, लेकिन सुलक्षण और खर जानने के लिए आपको सामान्य रूप से स्पर्श करके देखना। सामान्य रूप से प्रश्न लोग पूछ देते हैं, यद्यपि हम उससे बहुत अच्छी तरह से सहमत नहीं हैं, लेकिन वो पूछ देते हैं और अपना उत्तर इसी प्रकार से चाहते हैं कि सुलक्षण और खर गुण स्पर्श ग्राह्य है और स्निग्ध और रुक्ष गुण चक्षुरेंद्रिय ग्राह्य है। वो कहते हैं कि रोगी में स्निग्ध और रुक्ष गुण देखने के लिए स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करना था, चक्षुरेंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा, और सुलक्षणता और खरता देखने के लिए आपको स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद तीक्ष्ण और मंद सामान्य रूप से जिसकी गति मंद हो, जो धीरे चलता हो, फार्माकोलॉजिकली जिसके प्रयोग करने पर शरीर में मंदता उत्पन्न हो। कोई ऐसा द्रव्य जिसका प्रयोग करने पर वह धीरे धीरे चले, जिसकी गति मंद हो, धीरे धीरे पाषाण हो, और जितने भी स्रोतस हैं उसमें भी धीरे धीरे गति करे, ऐसे गुणों को मंद कहा जाता है। फार्माकोलॉजिकली ऐसा देने के बाद शरीर में जितनी भी चीजें गति कर रही हैं उसमें मंदता ले आए, ऐसे गुणों को भी मंद कहा गया है। मंद के कारण अनेक ऐसे लक्षण और गुण उत्पन्न होते हैं जो शरीर के लिए विभिन्न प्रकार से कार्यकारी होते हैं। उसका एक विशद वर्णन अलग से किया जा सकता है। दूसरी चीज है तीक्ष्ण। अनेक विद्वानों ने तीक्ष्ण को अपने ढंग से व्याख्यायित किया है। कुछ कहते हैं तीक्ष्ण का तात्पर्य है जो भेदन करके, खुरच करके मलों को निकाल दे। कुछ कहते हैं कि जो बेवाई विकासी की तरह से शरीर में जल्दी प्रविष्ट हो जाए, शरीर के स्रोतों के भीतर भी प्रवेश कर जाए। वास्तव में तीक्ष्ण की फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इसी प्रकार की है। तीक्ष्ण द्रव्य प्रयोग करने के बाद वह शरीर की धातुओं में तेजी से प्रयोग करते हैं, स्रोतों में तीव्र गति करते हैं, और सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश कर जाते हैं। जैसे किसी धनुष के बाण की नोक तीक्ष्ण होने के कारण वह छोटे से स्थान पर भी प्रवेश करते हुए धंस जाता है, ऐसे ही तीक्ष्ण में भी ये गुण होता है कि शीघ्रता भी होती है और छोटे स्रोतों में भी प्रवेश करने की क्षमता होती है, जिसमें प्रवेश करके वो विस्फोरण कर देता है, उन स्रोतों में अन्य चीजों की गति बढ़ा देता है। इस प्रकार के द्रव्यों को जिनके प्रयोग करने पर जो शीघ्र स्वयं प्रवेशगामी हो, स्रोतों में विस्फार उत्पन्न करके अन्य द्रव्यों के लिए भी तीक्ष्ण रूप से प्रयोग कर, तीव्र रूप से प्रवेश करने के लिए स्थान बना दें, ऐसे द्रव्यों को तीक्ष्ण कहा जाता है। स्थिर
स्थिर से तात्पर्य होता है जो हिले डुले नहीं, बैठा रहे, खड़ा रहे, अस्थाई हो। स्थिरता उसे ही कहते हैं भौतिक रूप से। और फार्माकोलॉजिकली जो शरीर में धातुओं में स्थिरता उत्पन्न करे, जड़त्व उत्पन्न करे। जड़त्व उत्पन्न करे। तो ऐसे पदार्थों में अस्थायित्व का तात्पर्य होता है जिनमें अगर कुछ ऐसी स्थिति आती है कि इम्बैलेंस भी हो तो स्थिरता को बनाए रखते हैं। इसे स्वास्थ्यविद में कहा गया कि जो धातुओं में सबसे कम, हेलो, हाँ, खत्म हो रहा है तो बस हम खत्म कर देते हैं बस, ठीक। तो जो शरीर में प्रयोग करने पर अधिक विचलन की स्थिति न बनाए, शरीर की धातुओं में अस्थायित्व रखें, उसको अपनी साम्य अवस्था से विचलित न होने दें, ऐसे द्रव्यों को स्थिर कहा गया है। क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में हम फिर इसके आगे प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।